आज के टोटल क्वेश्चंस सेल या कोशिका अथवा कहें तो साइटोलॉजी पर आधारित हैं, इसलिए पहले इन पॉइंट्स को समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस लेंगे। तो ये मनुष्य का शरीर है और मनुष्य का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसे घर है, घर में कोई रूम ले लीजिए, कमरा है, कमरे में वो जो दीवारें हैं वो ईंटों से मिलकर बनी हुई हैं। किससे मिलकर बनी होती हैं? ईंटों से मिलकर बनी होती हैं। तो कमरे की सबसे छोटी इकाई क्या हुई? ईंट हुई। बिल्कुल उसी तरह से मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, जिसे अंग्रेजी में सेल कहा जाता है। और कोशिका या सेल का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं उसे कोशिका विज्ञान कहते हैं या साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? कोशिका का अध्ययन किया जाता है। यदि कोशिका की परिभाषा की बात की जाए तो बताएंगे कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अब ये प्रश्न बनता है कि इस कोशिका की खोज किसने की? तो वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। किसने? वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सेल या कोशिका की खोज की थी। अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे खोज की होगी? तो जो कांच के बोतल आते थे पहले, उन कांच के बोतल में ढक्कन के तौर पर कार्क या लकड़ी का टुकड़ा उसी में फिट कर दिया जाता था ताकि उसमें जो हो बाहर न निकले। जैसे आजकल ढक्कन लगे होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से लकड़ी का टुकड़ा उसी में फिट कर देते थे, उसी के मुंह में, जिसे हम लोग विज्ञान की भाषा में कार्क कह सकते हैं, कार्क। और रॉबर्ट हुक ने अपने द्वारा बनाई गई सूक्ष्मदर्शी में, इन्होंने अपने द्वारा सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया था। उस सूक्ष्मदर्शी में उस कार्क के टुकड़े को पतला पतला काटा और काट करके सूक्ष्मदर्शी में देखा। आपको रॉबर्ट हुक की सूक्ष्मदर्शी भी यहाँ पर दिखा देते हैं कि किस तरीके की थी। तो ये जो आप सूक्ष्मदर्शी देख रहे हैं, ये रॉबर्ट हुक ने बनाई थी। इस तरीके की रॉबर्ट हुक की सूक्ष्मदर्शी थी। इसी में उन्होंने कार्क के टुकड़े को देखा और उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसे, कोष्ठक जैसे कुछ भाग दिखाई दिए। इस तरह से रॉबर्ट हुक ने कार्क के टुकड़े को देखा था और इन्हीं कोष्ठों को रॉबर्ट हुक ने क्या कहा? सेलुला कहा। क्या नाम दिया था इनका? सेलुला कहा, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। सेलुला लैटिन भाषा का शब्द है। और बाद में और अधिक अध्ययन किया तो कोशिका शब्द प्रयोग किया, और अधिक अध्ययन करने पर उन्होंने उसको कोशिका कहा। सन 1670 ईस्वी में वैज्ञानिक एंटोनी वान लीवेनहॉक ने, कौन वैज्ञानिक थे? एंटोनी वान लीवेनहॉक। इन्होंने सूक्ष्मदर्शी में और सुधार किए और अनेक सूक्ष्म जंतु व पौधों की कोशिकाओं के बारे में बताया। इनकी सूक्ष्मदर्शी कुछ इस तरह से थी जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं। एंटोनी वान लीवेनहॉक के द्वारा बनाई गई सूक्ष्मदर्शी है ये। इन्होंने 250 से अधिक सूक्ष्मदर्शियों का निर्माण किया था और इन्होंने जंतु कोशिका को देखा और उन्हें एनिमल क्यूल कहा। सन 1671 ईस्वी में वैज्ञानिक मार्सेलो मेलपिघी ने, 1671 में मार्सेलो मेलपिघी ने पादप कोशिकाओं का और अधिक अध्ययन किया और इसके बाद सन 1710 ईस्वी में विल्सन ने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाई। 1710 में विल्सन ने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया, जिससे कोशिका के बारे में और अधिक जानकारियां प्राप्त हुई। वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 ईस्वी में कोशिका के जीवद्रव्य में केंद्रक की खोज की थी। वैज्ञानिक जो रॉबर्ट ब्राउन थे, इन्होंने 1831 ईस्वी में कोशिका के जीवद्रव्य में केंद्रक की खोज की और उसे न्यूक्लियस कहा था, न्यूक्लियस। और सन 1838 ईस्वी में मैथियास जे स्लेडेन ने केंद्रिका अथवा न्यूक्लियोलस की खोज की। जो केंद्रिका होती है केंद्र के अंदर, उसकी खोज की थी। कब? 1831 ईस्वी में। किसने? मैथियास जे स्लेडेन ने। सन 1839 में मैथियास स्लेडेन और थियोडर स्वान ने कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया था। तो वैज्ञानिक मैथियास स्लेडेन और थियोडर स्वान ने कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी दी थी। और सन 1840 में जोहान्स ई परकिंजे ने सारकोट को
प्रोटोप्लाज्म कहा था। सारकोट को इन्होंने क्या कहा, प्रोटोप्लाज्म है, यानी जीवद्रव्य कहा था। और 1932 में नाल एवं रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की। नाल और रस्का जो वैज्ञानिक थे 1932 में इन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी, जिससे कोशिका की संरचना का अध्ययन बहुत ही सरल हो गया और उसके बारे में अधिक जानकारियां प्राप्त की गई, अधिक जानकारियां खोजी गई। अब जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से हमने कोशिका का अधिक अध्ययन किया तो कोशिका में हमें बहुत से कोशिकांग भी दिखाई दिए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक यानी प्लास्टिड्स है, गाल्जी काय है, रिक्तिका है या वैक्यूल कहा जाता है, राइबोसोम, केंद्रिका, अंतःप्रदब्य जालिका या कह लीजिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि बहुत सारे कोशिकांग दिखाई दिए। आप लोगों को बताते चलें कि कोशिकांगों और कोशिका पर यानी कोशिका के बारे में और उसके कोशिकांगों के अलग अलग वीडियो, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया पर, हरित लवक पर हो, गाल्जी काय पर हो, सभी कोशिकांगों पर अलग अलग वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड हैं। आप जाकर के चैनल पर वीडियो देख सकते हैं, पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से वैज्ञानिकों ने कोशिका के केंद्रक या न्यूक्लियस को डिटेल से अध्ययन किया और बताया कि केंद्रक में केंद्रिका जो पाई जाती है, केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका होती है वो राइबोसोम बनाने के लिए आरएनए का संश्लेषण करती है। जो केंद्रिका है ये राइबोसोम को बनाने के लिए आरएनए का संश्लेषण करती है। मतलब इसी कारण से या इसी की वजह से राइबोसोम का निर्माण होता है। इसीलिए इसे राइबोसोम के उत्पादन की मशीन भी कहा जाता है। किसको? केंद्रिका को राइबोसोम के उत्पादन की मशीन कहा जाता है। केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस जो होता है। और इसी केंद्रक में धागे नुमा संरचनाएं जो पाई जाती हैं इन्हें क्रोमैटिन कहा जाता है। धागे नुमा संरचनाओं को जाल जो होता है उसे क्रोमैटिन जाल कहा जाता है या तंतु कहा जाता है। जब कोशिका विभाजन होना होता है तो यही क्रोमैटिन तंतु मोटे हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं और स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। उस स्थिति में इन्हें गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहा जाता है। और ये क्रोमोसोम या गुणसूत्र डीएनए से बने होते हैं। जो क्रोमोसोम या गुणसूत्र होते हैं डीएनए से बने होते हैं, यानी डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। और इन्हें क्रोमोसोम पर, गुणसूत्रों पर मोतियों के समान फूली हुई संरचनाएं दिखाई देती हैं या संरचनाएं होती हैं जिन्हें जीन्स कहा जाता है। और जीन्स आनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डीएनए है ये माता पिता के लक्षणों को उनकी संतानों में ले जाता है, यानी आनुवांशिक लक्षणों का वाहक होता है। और मनुष्य में जो प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य की जो प्रत्येक कोशिका होती है उसमें कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। आपने सुना होगा कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो मनुष्य में 46 नहीं होते हैं, 46 से बहुत ज़्यादा होते हैं। ये एक कोशिका का बताया जाता है कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और मनुष्य के शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। आप लोगों को यहीं पर एक पॉइंट और क्लियर करते चलें कि रचना के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं ये सरल संरचना वाली होती हैं और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं ये जटिल संरचना वाली कोशिकाएं होती हैं। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई किस में जाती हैं? तो कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे जीवाणु है, नीलहरित शैवाल है, इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसमें होता क्या वास्तव में, केंद्रक अल्प विकसित होता है या होता ही नहीं है और बहुत सारे कोशिकांग भी इसमें नहीं पाए जाते हैं। जबकि जो यूकैरियोटिक होती हैं ये जंतु, जो विभिन्न प्रकार के सभी जंतु हैं उसमें और पौधों में पाई जाती हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। और इनके केंद्रक स्पष्ट होते हैं, पूर्ण विकसित होते हैं और सभी कोशिकांग भी पाए जाते हैं। चलिए अब इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने खोज की। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी ये बताना है। केंद्रक की, कोशिकीय विभाजन की, कोशिका की, किसकी खोज की? तो आंसर सही होगा इसका सी, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। कब की थी? 1665 ईस्वी में, अभी मैंने बताया था। और बोतल की जो कार्क थी, कार्क को इन्होंने पतला पतला काटा था और उसको उसमें कैसा देखा था, मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचनाएं देखी थी, उसे ही कोशिका नाम कहा था या सेल कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्राउन अपनी किस खोज के लिए जाने जाते हैं? ये क्वेश्चन टीजीटी 2013 में पूछा गया था कि रॉबर्ट ब्राउन किस खोज के लिए जाने जाते हैं? हरित लवक, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय। तो हम सभी लोग जान गए हैं कि रॉबर्ट ब्राउन
केंद्रक की खोज के लिए जाने जाते हैं, यानी इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी, केंद्रक की खोज की थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गुणसूत्र केंद्रक में एक धागे जैसी संरचना होती है, इसका वर्णन किसने किया था? तो इसका वर्णन वैज्ञानिक स्ट्रासबर्गर ने किया था। स्ट्रासबर्गर, आपको बता दें कि गुणसूत्र केंद्रक में एक धागे जैसी संरचना के रूप में दिखाई देते हैं और इसका वर्णन सर्वप्रथम स्ट्रासबर्गर ने किया था। जबकि गुणसूत्र शब्द की बात की जाए तो शब्द को सर्वप्रथम वाल्डेयर ने दिया था, शब्द को वाल्डेयर ने दिया, वर्णन स्ट्रासबर्गर ने किया और गुणसूत्र की उपस्थिति को सबसे पहले हॉफमिस्टर ने देखा था, उपस्थिति को हॉफमिस्टर ने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग प्रथम बार किया था? इनमें से ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जिसने क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा सी, वाल्डेयर ने। यानी वाल्डेयर ने क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग प्रथम बार किया और क्रोमोसोम को सबसे पहले हॉफमिस्टर, मैंने बताया था अभी, हॉफमिस्टर और नागेली ने देखा था। हालांकि बाद में स्ट्रासबर्गर ने क्रोमोसोम के बारे में स्पष्ट रूप से बताया, इसीलिए उन्हें इसकी खोज का श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भाग में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है? इनमें से कौन से ऑप्शन में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है? तो इसका आंसर सही होगा पहला, न्यूक्लियस। हम सभी लोग जानते हैं कि जो केंद्रक होता है या न्यूक्लियस होता है, इसकी खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब? तो 1831 ईस्वी में की थी और इसी में जो आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए के रूप में पाया जाता है और डीएनए पर मैंने बताया था जीन्स होते हैं जो माता पिता के लक्षणों को उनकी संतानों में ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे। कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? आंसर सही होगा इसमें डी, स्लाइडेन तथा स्वान कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे। मैंने आपको बताया था कि कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन तथा स्वान नामक 2 वैज्ञानिकों ने दिया था और रुडोल्फ विर्को जो थे, इन्होंने कोशिका श्रृंखला सिद्धांत प्रस्तुत किया था। रुडोल्फ विर्को ने कोशिका श्रृंखला सिद्धांत प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत को अंतिम स्वरूप दिया था? ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत को अंतिम स्वरूप दिया था? टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा सी, रुडोल्फ विर्को ने कोशिका सिद्धांत को अंतिम रूप दिया था। यानी सन 1839 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत को ठीक प्रकार से प्रस्तुत करने का श्रेय जर्मन पादप वैज्ञानिक स्लाइडेन और जंतु वैज्ञानिक स्वान को दिया गया था। इनके अनुसार कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई थी और रुडोल्फ विर्को जो थे, इन्होंने कोशिका सिद्धांत को अंतिम स्वरूप दिया था और कहा था कि प्रत्येक कोशिका पूर्व उपस्थित कोशिका से उत्पन्न होती है, यानी पहले जो कोशिका होती है उसी से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का लक्षण नहीं है? ऐसा कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका का लक्षण नहीं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा सी, आनुवंशिक पदार्थों की अनुपस्थिति प्रोकैरियोटिक कोशिका का लक्षण नहीं है। बता दें कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं ये प्राचीन प्रकार की होती हैं। इनमें केंद्रक, केंद्रक कला, केंद्रिका, कलायुक्त कोशिकांग आदि नहीं पाए जाते हैं, मैंने अभी आपको बताया भी था। और इनमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है, परंतु इससे हिस्टोन प्रोटीन संयुक्त नहीं होती, जुड़ी नहीं होती है और इसमें राइबोसोम उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु में उपस्थित कोशिकांग होता है। जीवाणु में उपस्थित कोशिकांग कौन सा होता है? गाल्जी का, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड्स, कौन सा होगा? आंसर सही होगा सी, राइबोसोम जीवाणु में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। शैवाल में, कवक में, जीवाणु में, लाइकेन में केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है? आंसर सही होगा सी, जीवाणु में केंद्रक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम केंद्र है, किसका केंद्र है? टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा पहला, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र है राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम किस अभिक्रिया के स्तंभ हैं? किस अभिक्रिया के स्तंभ हैं कहा गया है? प्रकाश संश्लेषण, वसा संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, श्वसन। इसका आंसर सही होगा सी, प्रोटीन संश्लेषण के राइबोसोम जो होते हैं एक
कला रहित कोशिकांग होते हैं जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं और इनमें कलाएं नहीं पाई जाती हैं। इन्हें प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री कहा जाता है या कह लीजिए कि प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र कहा जाता है और इनमें प्रोटीन निर्माण से संबंधित अनेक कारक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिका में निम्नलिखित में से एक लघुत्तम कोशिकांग है। लघुत्तम यानी एक कोशिका में सबसे छोटे कोशिकांग का नाम बताना है। टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा डी, राइबोसोम सबसे लघुत्तम कोशिकांग होता है। यानी कोशिका में उपस्थित सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम होता है और यह कला रहित होता है, यानी इसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, मेम्ब्रेन लेस होता है और आरबीसी को छोड़कर यह सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमैटिन में उपस्थित होता है। क्रोमैटिन में क्या उपस्थित होता है? टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा डी, डीएनए, आरएनए और हिस्टोन उपस्थित होता है। बताते चलें कि क्रोमैटिन न्यूक्लियोप्लाज्म में अनेक महीन धागों के अनियमित जाल होते हैं, नेटवर्क पाए जाते हैं और इनमें डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्तिका को ढकने वाली झिल्ली कहलाती है। टोनोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, प्लाज्मा स्तर, इनमें से कोई नहीं। रिक्तिका को ढकने वाली झिल्ली का नाम बताना है। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा पहला, टोनोप्लास्ट कहलाती है। यानी टोनोप्लास्ट वह झिल्ली है जो रिक्तिका या वैक्यूल को ढकने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारक केंद्र पाया जाता है। तारक केंद्र यानी सेंट्रियोल किसमें पाया जाता है? प्राणी कोशिका में, लाल शैवाल में, प्रोकैरियोट में, पुष्पित पौधों में। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा ए, प्राणी कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम की उत्पत्ति होती है। लाइसोसोम की उत्पत्ति किससे होती है? टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा डी, गाल्जी उपकरण से लाइसोसोम की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम की संरचना होती है। टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइबोसोम की संरचना होती है। आंसर सही होगा बी, आरएनए तथा प्रोटीन्स। राइबोसोम की संरचना यानी जो राइबोसोम है मुख्यतः आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं और राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग होता है और इसके ऊपर कोई भी कला नहीं पाई जाती है, यानी मेम्ब्रेन लेस होता है और राइबोसोम सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन आरबीसी में नहीं पाए जाते हैं। आरबीसी को छोड़कर सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य बताना है। आंसर सही होगा डी, उपर्युक्त सभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रदब्बी जालिका का आविष्कार के.आर. पोर्टर ने वर्ष 1945 में किया था और यह दो प्रकार की होती है। एक तो सपाट एंडोप्लाज्मिक जालिका और दूसरी कणिकामय एंडोप्लाज्मिक जालिका। जो कणिकामय होती है उसी पर जो राइबोसोम होते हैं वे चिपके रहते हैं, इसीलिए उसको कणिकामय कहा जाता है और सपाट वाले पर नहीं चिपके रहते हैं इसलिए उसको सपाट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाल्जी काय का मुख्य कार्य है। गाल्जी काय का कार्य बताना है। आंसर सही होगा सी, प्रोटीन और शर्करा को जोड़ना गाल्जी काय का प्रमुख कार्य होता है। आशा है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।